वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। जियोग्राफी बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के नवीनतम मॉडल पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। 2023 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यह वीडियो, और इस वीडियो के माध्यम से लगभग बहुत सारे आप क्वेश्चंस और आंसर्स को देखने को आप पाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो रही, दोनों के लिए यह लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्थिक भूगोल आपको पढ़ना होता है बीए फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर क्वेश्चंस हमने इसमें रखे हैं जो कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत हेल्पफुल करेंगे और बाकी लिखित वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ, तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं तो आर्थिक भूगोल किस भूगोल की शाखा है भाई? तो आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की शाखा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। दूसरा नंबर प्रश्न आप देखिएगा। आर्थिक भूगोल में मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो आर्थिक भूगोल में मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वन लाइनर क्वेश्चंस है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आपके पूछे जा सकते हैं और लिखित परीक्षा में अगर आपसे पूछेगा तो भी अति लघु उत्तरीय में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों परीक्षाओं के लिए, लिखित वालों के लिए भी ऑब्जेक्टिव वालों के लिए। तो मैंने सोचा ये आपको बता दिया जाए, और अगर आपकी परीक्षा मान लेते प्रैक्टिकल वगैरह आप में होता तो यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं मौखिकी में। अगला प्रश्न, निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं? तो निर्माण उद्योग जो होते हैं वो द्वितीयक क्रिया उद्योग में, मतलब द्वितीयक आर्थिक क्रिया में आते हैं, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मत्स्य उत्पादन व्यवसाय किस वर्ग में आता है? तो प्राथमिक उद्योग में आता है ये मत्स्य। मत्स्य एक प्रकार से उद्योग आप समझ रहे, चूंकि मछली प्रकृति के द्वारा बनी हुई है। अगर उसी मछली का आप जो है एक प्रकार से भोजन बना करके अगर आप उसको बेचेंगे तो द्वितीयक में हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन प्रकृति के द्वारा हमको खेत प्राप्त है और हम उस पर खेती करते तो प्राथमिक हमारा होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे हमको लकड़ी प्राप्त है, तो लकड़ी हमको प्राप्त है जंगल से, तो लकड़ी हमारा क्या है? लकड़ी हम उसको जलाने के उपयोग में ले रहे हैं, लकड़ी हमको मिली हुई है, तो लकड़ी हमको प्राथमिक एक प्रकार से उद्योग है कि लकड़ी को हम काट करके बेच रहे हैं। लेकिन उसी लकड़ी को अगर हम कुर्सी बना करके बेचेंगे या कुर्सी बनाएं, उसका मेज बनाएं, टेबल बनाएं, तो इससे क्या होगा? इससे ये द्वितीयक उद्योग में आ जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब मानवीय गतिविधि शामिल हो जाए तो द्वितीयक उद्योग हो जाएगा, उससे पहले वो एक प्रकार से प्राकृतिक ही रहेगा, यानी प्रथम। अगला प्रश्न है 5वां नंबर। मानव की आर्थिक क्रियाओं के अधिकतम प्रकार होते हैं, बताएं तो कितने प्रकार होते हैं मानव क्रियाओं के अधिकतम? तो 5 प्रकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। मानव की आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है, किसका प्रभाव पड़ता है भाई मानव की आर्थिक क्रियाओं पर? तो जल प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है और मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी के प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है मानव की आर्थिक क्रियाओं पर। क्लियर? तो ये एक प्रकार से ऐसे प्रश्न आपसे बन सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 डी देगा, वहाँ पर ऊपर सभी देगा और 3 प्रश्न ये आपको 3 ऑप्शन में मिल जाएंगे, तो आपका हो जाएगा बड़े आसानी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है 7वां नंबर। विश्व का सर्वाधिक गेहूं कौन सा राष्ट्र उत्पादित करता है? तो सबसे ज़्यादा चाइना उत्पादित करता है, ओके। तो ये भी प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के किन प्रांत में या किस प्रांत में गेहूं की सर्वाधिक कृषि की जाती है? तो न्यू साउथ वेल्स में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, गेहूं की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। 9वां नंबर प्रश्न है। चावल की कृषि की जाती है कहाँ पर भाई? तो जल पूरित निम्न भागों में की जाती है, जहाँ पर जल की पूर्ति हो जाती है उन भागों में हम चावल की खेती करते हैं। आगे देखिए 10वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? तो चावल जो फसल है इसको जल भराव की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण पूर्वी एशिया में चावल की कृषि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ नदी घाटियों और डेल्टा के जो क्षेत्र होते हैं, डेल्टा किसके द्वारा बनते हैं? नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है। तो नदी घाटियों एवं डेल्टा क्षेत्रों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता जो होती है, इसी कारण से दक्षिणी पूर्वी एशिया में चावल की कृषि सर्वाधिक मात्रा में होती है। अगला प्रश्न आप देखिएगा। कौन सा राष्ट्र गन्ना उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो ब्राजील जो है गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 14 नंबर क्वेश्चन। एक बार फटाफट से आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न आपका क्या है भाई कि विश्व में कौन सा राष्ट्र सर्वाधिक चाय उत्पादित करता है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है।
तो भारत सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन में नंबर 1 पर है। ओके, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न हमेशा आता रहता है। अगला क्वेश्चन से विश्व प्रसिद्ध उलांग किस मतलब उलांग एक चाय की किस्म होती है, चाय का प्रकार है। तो उलांग किस्म की जो चाय है सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादित की जाती है, तो ताइवान में उत्पादित की जाती है सबसे ज़्यादा उलांग किस्म की चाय। अगला प्रश्न देखेंगे, 16वां नंबर प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक कहवा उत्पादित करने वाला राष्ट्र कौन सा है। तो ब्राज़ील जो है सबसे ज़्यादा कहवा उत्पादन करने वाला राष्ट्र है। ऑप्शन इसमें नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न आपको खूब दिखेंगे। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है अफ्रीका महाद्वीप में। तो घाना देश है अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। तो वही घाना में कहवा सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। 18वां नंबर क्वेश्चन से आप देखिएगा, प्रश्न है कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। तो थाईलैंड, विश्व में सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन थाईलैंड देश करता है। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। तो डी हिटलसी महोदय ने किया था। ओके, इस समय ऑलरेडी आपको ऑब्जेक्टिव में पढ़ा भी चुका हूँ कुछ प्रश्नों को, और बाकी जो प्रश्न आपके बच रहे थे तो ये एक मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव का मैंने बता दिया है, वो और ये वीडियो दोनों देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए एकदम से काम तमाम, बाकी मैं लिखित वालों के लिए मॉडल पेपर जल्दी दे दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और लिखित वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए। अगला प्रश्न है, एक संसाधन के रूप में कृषि क्षेत्र में से किस संवर्ग से संबंधित है। तो सामान्य सुलभ, ठीक है। एक संसाधन के रूप में कृषि क्षेत्र में से किस संवर्ग से संबंधित है। तो सामान्य सुलभ से। अगला प्रश्न आप देखिएगा, भूगर्भ में टिन अयस्क कौन सा संसाधन है। तो विरल सुलभ संसाधन है एक प्रकार से। विरल मतलब अधिक मात्रा में नहीं होता है टिन, विरल पाया जाता है, और सुलभ होता है प्राप्त करना इसको। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, 22 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, क्रायोलाइट खनिज कौन सा संसाधन है, बताएं। तो जो क्रायोलाइट खनिज है यह एकत्र संसाधन की श्रेणी में आता है। ओके, सब याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन नहीं है। तो खनिज संसाधन जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई है। तो 1854 ईस्वी में डाक विभाग की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, 25 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ हुई भाई, बताएं। तो 1881 में टेलीफोन की सेवाएं आरंभ हुई। ये सब प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में बनेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, साइबर स्पेस शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया। तो विलियम गिब्सन ने किया था साइबर स्पेस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 27 नंबर, GSK के जनक किसे कहा जाता है, बताइए। GIS के जनक किसको कहा जाता है। तो रोजर टॉमलिंसन को कहा जाता है GIS के जनक माने जाते हैं वो। अगला प्रश्न है, स्प्रूस, फर और चीड़ मुख्य रूप से ये वन कहाँ पर पाए जाते हैं, मतलब कि ये वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं, किस वन में पाए जाते हैं। तो टैगा वन में पाए जाते हैं स्प्रूस, फर और चीड़ के जो वृक्ष होते हैं। ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाएंगे तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न, तो मैंने इसलिए इन प्रश्नों को इकट्ठा किया ताकि आपका तीव्र गति से रिवीजन हो जाए, और आप अगर वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव में जितने प्रश्न बनने वाले हैं आसानी से आपका रिवीजन हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, सवाना घास के मैदान कहाँ हैं। तो उत्तरी अमेरिका में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं और इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे, निश्चित तौर पर आप ही टॉप करोगे। और ऑब्जेक्टिव परीक्षा में टॉप करना बहुत ही आसान होता है, अगर आपको सारे प्रश्न पता है तो आप टॉप कर सकते हो बड़े आसानी से। लिखित में क्या होता है, आप कितना भी लिख दो तो नंबर उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको मिलता है नंबर खूब। तो खूब नंबर बटोरिए, एकदम से मुठा मुठा भर के नंबर बटोरिए, क्योंकि चांस है हम लोगों के पास। अगला प्रश्न 30 नंबर, भूमध्य सागरीय वनों को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है। तो चैपरल नाम से इसको जानते हैं, भूमध्य सागरीय वनों को संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन से 31 नंबर, झूमिंग कृषि होती है। तो झूमिंग कृषि भारत में होती है और खास करके जनजातीय इलाकों में होती है। झूमिंग कृषि को स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। और झूमिंग कृषि की अगर बात की जाए तो झूमिंग कृषि जो होती है जनजातियों के द्वारा की जाती है, और इस कृषि को काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जंगल को काट करके फिर उसको भूमि के योग्य बनाया जाता है, उसके अंदर उसमें खेती की जाती है भूमि को, यानी जंगल की कटाई करके और जला करके झाड़ी वाड़ी जितनी होती है सबको जला दिया जाता है, फिर पेड़ की कटाई होती है और फिर खेती की जाती है। जब तक मिट्टी की उर्वरक क्षमता रहती है तब तक खेती होती है, और जब एक प्रकार से मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्षीण हो जाती है, समाप्त हो जाती है,
तो वहाँ पर लोग खेती करना भी बंद कर देते हैं और उसके बाद में फिर दूसरे स्थान पर जाते हैं जनजाति लोग, फिर वहाँ पर पेड़ काटते हैं, आग लगाते हैं झाड़ियों में, उसके बाद में फिर वहाँ कृषि योग्य भूमि बनाते हैं। और इस प्रकार से जैसे भी वहाँ की उर्वरक क्षमता खत्म होती, फिर अलग स्थान पर जाते हैं, फिर यही प्रक्रिया चलती रहती है। इसी प्रकार से ये प्रक्रिया होती रहती है। तो इसीलिए वन विनाश भी हो रहा है, इसीलिए इसको काटो और जलाओ कृषि के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न आपका है, इस लचर वान वाथ ने भूमि को जोतने की प्रणालियां बताई हैं। कितनी प्रणालियां बताई हैं स्लिचर वान वाथ महोदय ने? तो 11 प्रणालियां बताई हैं भूमि को जोतने के लिए। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 33 नंबर प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन तथा कृषि में उत्पत्ति में गहरा, बताइए कृषि की उत्पत्ति में गहरा संबंध बतलाया। तो राइट और बटजर महोदय ने जलवायु परिवर्तन और कृषि की उत्पत्ति में सबसे गहरा संबंध बताया। कृषि की उत्पत्ति मतलब कृषि उत्पत्ति और जलवायु परिवर्तन में गहरा संबंध बताया किसने? राइट और वटजर महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 34 नंबर प्रश्न है, सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे भाई? तो कोल्डवेल महोदय थे। ठीक है, ये सब प्रश्न ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे ये सारे प्रश्न बनने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, जूट का मुख्य उत्पादक देश है। तो बांग्लादेश जो है ये जूट का मुख्य उत्पादक देश माना जाता है। आप इसका करेक्ट आंसर अब बांग्लादेश होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 36 नंबर प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक उत्तम नस्ल की चाय जो है उत्तम नस्ल की जो गायें हैं वो कहाँ पर पाई जाती है? तो स्कॉटलैंड में सबसे अच्छी गाय की नस्ल पाई जाती है। ओके, सबसे उत्तम नस्ल की गायें हैं, मतलब अच्छी नस्ल की। अगला प्रश्न आप देखिएगा, विश्व में पनीर उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है पनीर उत्पादन में नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अच्छा दूध उत्पादन में सबसे नंबर 1 कौन है? तो भारत है। अगला प्रश्न है केला, 38 नंबर प्रश्न है, केला, अनानास, खजूर, नारियल और ब्राज़ील नट फल जो हैं ये कहाँ के फल होते खास करके? तो ये उष्ण कटिबंध में होने वाले फसल हैं। ठीक है, ये गर्म इलाके में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 39 नंबर प्रश्न है संतरा, नारंगी, अंगूर, माल्टा, अंजीर, अखरोट, बादाम, ये सब फल जो एक प्रकार से कैसे फल हैं? तो ये उपोष्ण कटिबंधीय फल है। ये बात ध्यान रखिए, कहाँ के हैं? उपोष्ण कटिबंधीय फल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, विश्व में सबसे अधिक मांस का निर्यात होता है। शिकागो में सबसे ज़्यादा मांस का निर्यात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, कितने भागों में? 15 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, चॉकलेट बनाई जाती है कोकोआ से क्या बनाई जाती है? चॉकलेट बनाई जाती है, बात ध्यान रखिएगा। 42 नंबर प्रश्न एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। 43 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है आपसे कि विश्व का सर्वाधिक कोकोआ का पैदा होता है कहाँ पर? तो एक प्रकार से ये पैदा होता है प्राइवरी तट पर। विश्व में सबसे ज़्यादा कोकोआ पैदा किया जाता है जिससे चॉकलेट बनता है। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी सबसे अधिक पैदा होती है कहाँ पर? तो ब्राज़ील में सबसे अधिक कॉफ़ी पैदा होती है। ओके, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक लौह इस्पात उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो जापान में सबसे ज़्यादा लौह इस्पात उत्पादित किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सब आप देख रहे हैं। ठीक है, और तीव्र गति से मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसीलिए, ताकि आपका रिवीजन हो जाए परीक्षा के अंत समय में। जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव हो रही हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा यह वीडियो। अगला प्रश्न आप देखिएगा, जर्मनी का सर्वप्रमुख लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो रूर प्रदेश जो है जर्मनी का, वो सबसे ज़्यादा रूर का जो इलाका है उस इलाके में आप देखें सबसे ज़्यादा लौह उत्पादन होता है। ओके, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 47 नंबर प्रश्न है, लौह इस्पात के कारखाने के कोयला उत्पादित करने वाले क्षेत्रों से दूर स्थापित किए जाने की नवीन प्रवृत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो लौह पिंड व इस्पात निर्माण की परिवर्तित तकनीकी, इसके कारण से क्या हुआ कि लौह इस्पात के कारखाने के कोयला उत्पादित करने वाले क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाता है। ठीक है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर प्रश्न है, विश्व में लौह इस्पात उद्योग के 3 प्रमुख देशों का क्रम बताइए। सबसे ज़्यादा यूएसए, फिर चाइना, फिर जर्मनी, इस प्रकार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जहां लौह इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण आयातित लौह अयस्क तथा कोयले पर निर्भर है, यानी खरीद करके लौह अयस्क और कोयला खरीद करके तब लौह इस्पात उद्योगों को बढ़ावा मिला, मतलब कि बनाया जाता है। तो जापान ऐसा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का इस्पात नगर नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो पिट्सबर्ग को विश्व के इस्पात नगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, पिट्सबर्ग को। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 51 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, कुल्टी, बर्नपुर तथा हीरापुर में लौह एवं इस्पात संयंत्रों
को एक में मतलब कि समामोलित किया गया है जिसका नाम क्या है। यानी कि कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर में लौह और इस्पात के जो संयंत्र है उनको एक में मतलब कि समामोलित किया गया है, इकट्ठा कर दिया गया है। उसका नाम क्या है? भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी बना दिया गया है, सब कुछ सम्मिलित करके। अगला प्रश्न है 52 नंबर, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, तो जल परिवहन सबसे सस्ता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर प्रश्न है, सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोगी साधन है? तो मैदानी। सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोगी साधन है भाई? तो मैदानी भागों का। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 54 नंबर प्रश्न है, किस देश में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा है। 55 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, अफ्रीकन देशों में से किसमें रेल मार्गों का सर्वाधिक संकेंद्रण है? दक्षिण अफ्रीका में, खास करके दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीकन देशों में सबसे ज़्यादा रेल मार्गों का संकेंद्रण सबसे ज़्यादा कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो है रेल मार्ग वहीं पर है, दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका के देशों में। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन देखेगा, जो है कनाडियन पैसिफिक रेलवे निम्नलिखित में से किनको जोड़ता है? तो हेलीफेकस और वैंकूवर को जोड़ता है कनाडियन पैसिफिक रेलवे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 57 नंबर प्रश्न है, प्रश्न आपका है ओरिएंटल एक्सप्रेस वे जो एक्सप्रेस वे है वे एक रेल मार्ग है, यूरोप में एक रेल मार्ग है ओरिएंटल एक्सप्रेस वे। ठीक है, ये यूरोप का एक क्या है? रेल मार्ग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर प्रश्न है, स्वेज नहर कौन से जलीय भागों को जोड़ता है? तो स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। किसको? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है कौन? स्वेज नहर जो है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पनामा भी एक नहर है, तो पनामा नहर पनामा की खाड़ी को किससे जोड़ती है? तो डेरियन की खाड़ी से जोड़ती है पनामा नहर पनामा की खाड़ी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी लोगों से यही विनम्र निवेदन है, सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, रसिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 61 नंबर प्रश्न है, ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत किस व्यापारिक ब्लॉक का सह सदस्य है? तो सार्क का जो है सदस्य है, जो कि एक प्रकार से भारत जो है सार्क का सदस्य है और व्यापारिक ब्लॉक का माना जाता है इसको। सार्क एक देशों का संगठन है, तमाम सारे देशों का। ठीक है, तो उसी का एक प्रकार से भारत सदस्य भी, दक्षेश का भी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वियना में स्थित है। नाफ्टा में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो चिली नहीं सम्मिलित है, बाकी उधर के सब सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, भारत में व्यापार नीति को उदार बनाया गया 1991 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 67 नंबर प्रश्न है, आयात निर्यात नीति जो है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपका। आयात निर्यात नीति 2015 से 2020 की घोषणा की गई है, बताइए। तो 1 अप्रैल 2015 को आयात निर्यात नीति 2015 से 20 की घोषणा कर दी गई है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 68 नंबर प्रश्न है, CIS का सदस्य नहीं है इनमें से? तो साइप्रस जो है CIS का सदस्य नहीं है, और आप देखेंगे तो ऐसे ऑप्शन में आपको मिलेगा साइप्रस, तो आप लगा दीजिएगा साइप्रस नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 69 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1994 में, 1994 में। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 70 नंबर प्रश्न है, भारत में उदारीकरण नीति सर्वप्रथम लागू की गई थी? कब लागू की गई थी भाई? तो जुलाई 1991 ईस्वी में खास करके भारत में उदारीकरण की नीति सबसे पहले लागू की गई थी। कब? 1991 में, जुलाई के महीने में। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न 71 नंबर, वैश्वीकरण का सर्वाधिक लाभ किन समूह देशों को हुआ है? तो विकसित देशों को वैश्वीकरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव मिला है, सबसे ज़्यादा लाभ उन्हीं को हुआ है वैश्वीकरण का या भूमंडलीकरण का, इसीलिए वो लोग ज़्यादा जोर भी देते थे इस मुद्दे पर, वैश्वीकरण के मुद्दे पर। ठीक है, और चूंकि उन्हीं को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो एक बार तमाम सारे प्रश्नों को आपने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न थे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न एक बार फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए। BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के जितने भी छात्र हमारे हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह वीडियो। ओके, तो सभी दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को साझा जरूर करिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी आसानी से तैयारी अपनी कर सके। ठीक है,
इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि ताकि आपका अतिलघु उत्तरीय प्रश्न अगर ऐसे पूछे जाएँ तो उसको भी आपके हो जाए, और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपकी पूछे जा रहे हैं उनमें उनके लिए आपका एक प्रकार से डिवीजन हो जाए और अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर हो जाए। परीक्षा के एक दिन पहले इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे, आपका सारा एक प्रकार से प्रश्न यहीं से आने वाले हैं, तो आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको ये बता दिया बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पर समझाना तो कुछ था ही नहीं इसमें, क्योंकि वन लाइनर प्रश्न है तो इसमें समझाने जैसा कोई बात रहती नहीं है। अब लिखित मॉडल पेपर में जब मैं समझाऊंगा तो एक एक चैप्टर को समझाऊंगा। वैसे आपके लिए चैप्टर वाइज वीडियो जल्द ही मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो चैप्टर वाइज वीडियो अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्रकार से बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप चैप्टर वाइज वीडियो गहनता के साथ पढ़ते रहें। धन्यवाद, और एक बार वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए। ठीक है, आर्थिक भूगोल के बारे में हमने चर्चा करी, जियोग्राफी मॉडल पेपर 2023 की परीक्षाओं के लिए BA सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।